मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। कल देर रात मैंने आप लोगों से बातचीत की थी कि पालघर में साधुओं की हत्या किसने की, कौन हो सकता है जिसने साधुओं की हत्या की, और उसमें जो भी जानकारी मुझे उस वक्त तक मिली वो आप लोगों से मैंने साझा की। कल मैंने बहुत साफ साफ आपको बताया था कि इसमें फिलहाल मुझे जो जानकारी है, मेरी जो जितनी बातचीत कल रात तक हुई थी और अभी तक भी जो हुई है, इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान जैसा कोई नज़रिया रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। और जिस गांव की बात हो रही है वो वारली आदिवासी हैं, जो अलग अलग जनजातियां हैं। तो उस इलाके में कई जनजातियां हैं जो आदिवासियों की जनजातियां, तो उनमें से एक वारली जनजाति है। तो उसका ये गांव है गढ़चिंचेले, जहां ये हुआ। और उसके अलावा उस इलाके में वारली है, दुबला है, धोबी है, भंडारी है, अग्री है, जिनको मंगेले भी कहते हैं, बारी है। तो ये वो जनजातियां हैं जो हैं। बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा। और मैं ये सब जो बातें कर रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं कि मेरी 5 रिपोर्टर्स से बात हुई है। 5 रिपोर्टर्स में से 2 मराठी रिपोर्टर से बात हुई है। इसके अलावा जो अलग अलग कहें तो मैं करीब 10-12 लोगों से बात कर चुका हूं, जिनमें से 2 लोग पालघर के रहने वाले हैं, जो मेरे सामाजिक परिवार का हिस्सा भी हैं। वो दोनों लोग समझ रहे होंगे कि किन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उन दोनों लोगों से मैं बात कर चुका हूं। और इसके अलावा मैंने ढेर सारी अखबारों की खबर पढ़ ली है, जो मराठी भी खबर थी या दूसरी जो खबरें थी वो भी पढ़ी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान, मुख्यमंत्री का बयान, पालघर पुलिस का वो जो बयान आया है जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से, जिसको कल भी मैंने बताया था, वो सब मैंने पढ़ लिया है। और इसके बाद जो है ना, मैं एक बात कहूंगा कि सीधे तौर पर इसमें कोई भी जो कहें कि सांप्रदायिक नजरिया या रिलीजियस एंगल सीधे तौर पर नहीं दिख रहा है। लेकिन कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं, और वो बड़े सवाल महाराष्ट्र सरकार की विफलता और महाराष्ट्र पुलिस की विफलता को और बड़ा कर देते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि और बड़ा कर देते हैं, तो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये जो जगह है वो मुंबई से करीब 110-120 किलोमीटर होगी, 125 किलोमीटर के आसपास में होगी। और इसको मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो आप मुंबई से जब निकलते हैं तो जब ठाणे में मुड़ जाते हैं, और ठाणे में घोड़बंदर रोड से जब आप चलेंगे तो जो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वही सड़क आगे जाती है और वसई विरार चली जाती है, मीरा रोड चली जाती है, और उसी से जो चौरस्ता आगे मिलता है वहां से आप राइट मुड़ते हैं, सीधा मुड़ेंगे तो चले जाएंगे, और वही रास्ता आगे सिलवासा चला जाता है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है। और इसी रास्ते पे आगे जाते हैं तो आगे कट के और ये जाता है, जिसमें अलग अलग कहें तो पहले वो ठाणे का ही हिस्सा था पालघर, अब वो पालघर अलग हो गया है। तो जहाँ से कटता है वहाँ से फिर पालघर और डहाणू और तालासरी, ये तालुकाएं हैं जो पालघर जिले की हैं, जो इसमें होती हैं। और ये दहाड़ू तालुका जो है वो उसका ये है कासा पुलिस स्टेशन में हुआ है, और जो गांव है उससे कासा पुलिस स्टेशन की दूरी है करीब 18-20 किलोमीटर। और मेरी इन लोगों से, सारे लोगों से बात हुई, तो मेरी 1-2 लोगों से भी बात हुई है जो उस गांव से ही 20-22 किलोमीटर की रेंज में है। इतने लोगों से मैं कल रात से लेकर अभी तक बात कर चुका हूं। अब उसके आधार पर 2-3 बातें बहुत साफ हैं। पहली बात ये, एकदम पुलिस ये ठीक कह रही है, उस गांव के लोगों में भी है, कि वहां बहुत ये अफवाह चल रही थी कि बच्चा चोर गिरोह, किडनी चोर गिरोह, ये सब घूम रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये अफवाह चल रही थी। अब सवाल ये है कि उन अफवाहों को रोकने के लिए पालघर के पुलिस प्रशासन ने क्या किया, ये बताना चाहिए उनको। और वहाँ बहुत गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, वो उग्र भी होते हैं। और चूंकि बहुत ज़्यादा वो, जैसे कहते हैं ना, जहाँ गरीबी होती है, जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ वो शराब वगैरह बहुत पीते हैं। देसी जो अवैध दारू होती है उसका भी बड़ा कारोबार चलता है वहाँ। और जो लिकर के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं
वो आदिवासियों के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। और इसके अलावा भी वहाँ ढेर सारी ऐसी खबरें आती रहती हैं। गरीब लोग हैं तो वहाँ उनके लिए भी उर्वर होता है। तो इसीलिए यहाँ से दहाड़ू के जो विधायक हैं वो विनोद निकोले हैं, विनोद भिवा निकोले। तो वो, चूंकि मैंने कहा ना कि सीपीएम या कम्युनिस्ट पार्टी वही होती है जहाँ गरीब होंगे और या तो गरीब बने रहेंगे या गरीब बनाए रखेंगे। तो वो भी वहाँ है। तो महाराष्ट्र में कुछ गिने चुने स्थानों पर जहाँ वो जीत जाते हैं या जीत पाते हैं, तो उनमें से ये भी है दहाड़ू विधानसभा। और वहाँ एक और चीज है कि चूंकि गरीबी है, ये सब चीजें हैं, तो क्रिश्चियन मिशनरीज का और दहाड़ू से ज्यादा तालासरी जो तालुका है, बगल के तालुका है, उसमें बहुत ज्यादा है क्रिश्चियन मिशनरी। ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जब कोई भी अफवाह फैलती है, कुछ भी आधार बनाया जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ होता है और उसी को ठीक रखने का, समय पर सूचित करने का। और मैंने कल भी रात में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ट्विटर पर भी लिखा, लगातार कह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र पुलिस और मुख्यमंत्री, गृहमंत्री की जिम्मेदारी थी कि ये इसको गुरुवार की रात घटना हुई, शुक्रवार की सुबह पुलिस ने एफआईआर लिखी, उसी वक्त वो साफ साफ इसके बारे में बता देते। लेकिन इस घटना को दबाने की कोशिश की गई और जब किसी चीज को दबाने की कोशिश की जाती है तो संदेह बढ़ जाता है। महाराष्ट्र के गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का ट्वीट इस घटनाक्रम पर कल रात में आता है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि इस घटना में किस तरह की चीजें हुई होंगी। और जब मैं कह रहा हूं कि वारली जनजाति, तो वो जनजाति के लोग, वारली आर्ट बहुत प्रसिद्ध है और वहाँ का जो तारपा डांस है, डोले डांस है, तो ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं इन जनजातियों के। लेकिन मूल बात यह है कि कासा पुलिस स्टेशन से वो जगह करीब 20-25 किलोमीटर होगी और 2-3 तरह की थ्योरी आ रही है। एक थ्योरी जो कहती है कि चूंकि बच्चा चोरी की अफवाह थी, ढेर सारी अफवाह थी, तो लोग रात में पेट्रोलिंग करते थे। ऐसा मुझे 2-3 लोगों ने बताया जो उस इलाके के हैं, वहां के। और वहां वो आदिवासी 8-10 के समूह में पेट्रोलिंग करते हैं, अपना बैरियर लगा के बैठे हुए हैं और कोई आया तो फिर वो चिल्लाते हैं, जो करते हैं लोगों को जमा करते होंगे। तो एक तो ये है कि वो पकड़ लिया और जब पकड़कर उनको मारने लगे तो ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। ये एक थियरी है जो मुझे लोगों से बात करके पता चली। और ड्राइवर ने फोन कर दिया, उसके बीच में पुलिस ने बुरी तरह से उनको मारा, उनको ले आए, गांव में ले आए और पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनको निकाला। लेकिन कमाल की बात है, देखिए, निकाला और निकालते हुए पुलिस से लोगों ने उन बूढ़े साधु को छीन लिया, कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी जी महाराज। और कहते हैं कि ड्राइवर जो था नितेश तेलगड़े, उसको पहले ही पब्लिक ने मार दिया था, आदिवासियों ने मार दिया था। नंबर 1 थ्योरी। दूसरी थ्योरी यह है कि वहां वन विभाग का एक कर्मचारी था, क्योंकि जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वन विभाग का एक कर्मचारी था और उसने ये घटनाक्रम देखा, उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस आई और ये सब हुआ। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि उसमें से किसी ने और ने वो फोन किया, पुलिस को वो जानकारी मिली और पुलिस वहां आई। अब तीनों ही स्थितियों में पुलिस अगर वहां आ रही है, इस तरह से 2 साधुओं को पकड़ा गया है, पब्लिक मारने पर आमादा है, उसके बावजूद वो किस तैयारी के साथ आई, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चूक, और ये ज्यादा खतरनाक है, 4 दिन पहले ही, यानी गुरुवार से 4 दिन पहले, वो शनिवार रविवार की घटना है कि एक ठाणे के रहने वाले डॉक्टर हैं, वो विशाल वाल्वी। विशाल गए थे, वो सोशल वर्कर भी हैं, तो वो अपने साथ कुछ चावल वगैरह और वो सब बांटने के लिए लेकर गए थे। वो बांटने के लिए गए और साथ में वो थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे थे, यानी उस इलाके के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बीमारी से नहीं है, वो थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे थे। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, एसयूवी उनकी तोड़ दी गई। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस कर्मियों पर हमला होता है और 4 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के सिर्फ 4 दिन पहले की खबर है, उसी पालघर में, उसी इलाके की खबर है। एक रिपोर्टर ने एसपी से जो बात किया और वो बात जो मुझे बताई, 2 घटनाएं और ऐसी ही पहले यहां हो चुकी हैं, जो बच्चा चोरी की अफवाह में लोगों ने पीट दिया। जान नहीं गई,
लेकिन बुरी तरह से पीट दिया। अब जब ये सारी की सारी बातें सुनते हैं तो ये मामला और खतरनाक लगने लगता है, क्योंकि इसी के साथ एक और बात निकल कर आ रही है, और वो ये कि क्या इन लोगों के पास नहीं था? अगर पास नहीं था तो ये अब तक क्यों पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं आ रहा है? और अगर इनको पास जारी किया गया था तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी सबको रही होगी, तो फिर ये गांव खेड़े के रास्ते से क्यों जाएंगे? या फिर जिस रास्ते से गए उस रास्ते की जानकारी तो पुलिस को भी रही होगी। तो अब ये सारी बातें हैं, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने कल रात को भी कहा था, आप लोग कह रहे थे तो मैंने बहुत स्पष्ट किया कि देखिए इसमें कोई हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है फिलहाल मेरी जानकारी तक। कल को होगा, कोई सच्चाई होगी तो मैं उसको बोलूंगा। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि हर घटना को सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाए। हालांकि इस देश में जो निष्पक्ष नमूने बुद्धिजीवी हैं वो काम ये करते रहे हैं। वो कोई चोर भी पकड़ा जाता है और चोर मार दिया गया है, और अगर उसका नाम कुछ मुस्लिम नाम है या कोई और नाम है तो वो फिर उसको सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। यहां तक ऐसी ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं, खैर उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अगर बच्चा चोरी की अफवाह या किडनी चोरी की अफवाह फैल रही थी और उस इलाके में इस तरह का भय व्याप्त था, तो उसको पुलिस प्रशासन ने क्या किया? इस देशबंदी के दौर में जो वहां के लोग थे उनको ये इजाजत कैसे दी गई कि वो अपना बैरियर लगाकर 8-10 के समूह में चेकिंग कर रहे थे? ये कैसे संभव है कि रात के 8:30-9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे या 11 बजे, इतनी रात को उस सुनसान इलाके में किसी को ऐसे पकड़ लिया गया? पुलिस को फोन किसने किया? ड्राइवर ने, वन विभाग के कर्मी ने, किसी और आदिवासी ने, गांव वाले ने? ये पुलिस साफ साफ क्यों नहीं बता रही है? जब वहां पुलिस गई तो उसने पूरे बंदोबस्त क्यों नहीं किए? 4 दिन पहले ही पुलिस टीम पर भी हमला हुआ था, उनके ऊपर भी उनको कहें कि हमला करके घायल कर दिया गया था, तो उस तैयारी के साथ पुलिस क्यों नहीं गई? और पुलिस ने अगर 9mm की पिस्टल से 2 राउंड गोली चलाई, जो पालघर की पुलिस की प्रेस रिलीज कह रही है, तो क्या किसी को गोली लगी, हवाई फायर किया, या किस तरह की स्थिति थी? क्योंकि निश्चित तौर पर जब उन्मादी भीड़ होती है तो कुछ भी कर देती है, वो पुलिस को भी नहीं देखती। और वहां के थाने के लोग तो ये सब जानते रहे होंगे। और अगर 18-20 किलोमीटर की दूरी है तो उस इलाके में पहुंचने में आधे से 1 घंटे लगेंगे। लेकिन जब आप पहुंचे तो आपने क्या किया, वो उसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। तो ये ढेर सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी, 110-120 किलोमीटर की दूरी, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, ठाणे ढेर सारी औद्योगिक गतिविधियां, अभी वसई, विरार, मीरा रोड तक सब हो गया है, दहाड़ू में भी ढेर सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, सिलवासा आगे जाते हैं तो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। उसके बीच में ये आदिवासी गांव है, आदिवासी इलाके हैं, उनके कहें कि उनको ठीक करने के लिए, उनके इलाके में जो गरीबी है, भुखमरी है या इस तरह की समस्या है, उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? और मैंने क्यों जनजातियों के नाम बताए? वारली आर्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब तो जिसको कहते हैं ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन, वो जीआई टैग जो होता है, वो भी इन लोगों ने हासिल कर लिया है। ये जानना बहुत जरूरी है, और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो आप सिर्फ इतने में नहीं कह सकते। और इसी के साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि अगर वहां ईसाई मिशनरीज काम करती हैं तो क्या वहां धर्म परिवर्तन के भी मामले आए क्या? ये मैं इसको किसी एंगल से जोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारे सवालों का जवाब अगर सरकारें समय रहते खोजें, मैं बार बार कहता हूं कि शांति काल में कोई सरकार कैसे व्यवहार करती है उसी से तय होता है कि जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, जब ऐसा इसको कहें कि माहौल खराब होगा या स्थितियां गड़बड़ होंगी, तो उसमें वो कैसे ठीक कर पाएगी। क्या पास दिया गया या नहीं दिया गया? और पास दिया गया तो क्या इसकी जानकारी हर पुलिस वाले को थी, और उस आधार पर क्या हुआ? और क्या सचमुच भीड़ के हवाले साधुओं को कर दिया गया, या उनके पास कोई विकल्प नहीं था? ये मैंने आपको बताया कि जितने लोगों से मैंने बात की उसमें कोई इसमें फिलहाल सांप्रदायिक एंगल नहीं है, कोई ऐसा सांप्रदायिक नजरिया नहीं, कोई कम्युनल एंगल न खोजें, नहीं है। लेकिन ये सवाल बड़े उठते हैं, और निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे बुरी तरह से विफल रहे हैं। उनको महाराष्ट्र की नब्ज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, वहां की राजनीति कैसे
कहें कि उनका तंत्र पर कंट्रोल ही नहीं, नियंत्रण ही नहीं है। वो सिर्फ बॉलीवुड के फिल्मी सितारों से अपनी वाहवाही कराकर ही खुश हो रहे हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। और ये इस पर जरा फिर से सोचिएगा कि ऐसी जगहों पर कम्युनिस्ट क्यों हावी हो जाते हैं, कम्युनिस्ट विधायक उसी जगह पर क्यों रहते हैं, और गरीब बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्यों चलाने की कोशिश होती है। वो जो गरीब गरीब चिल्लाना है, क्या सचमुच उनके भले के लिए कुछ करते हैं या सिर्फ उनको एक वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये सभी का दोष है, इसमें कोई एक पार्टी या किसी को नहीं होगा। तो इसको जरा गंभीरतापूर्वक सोचिएगा। मसला बहुत गंभीर है। देश की आर्थिक राजधानी से मात्र 100-125 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव में इस तरह की अफवाह पर पीट कर 2 साधुओं की जान ले ली गई और उनके ड्राइवर की। ये छोटी घटना नहीं है, इसको ध्यान से सोचने की जरूरत है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सही पूरी जानकारी दें। ये कहने भर से काम नहीं चलेगा गृह मंत्री अनिल देशमुख जी कि इसमें कोई एक ही धर्म के लोगों ने मारा है। बिल्कुल ठीक है, मान लिया है सब, लेकिन इसकी पूरी जानकारी सही तो दीजिए। आप क्यों छिपा रहे हैं? जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनका नाम क्यों छिपाया जा रहा है? उनको क्यों छिपाने की कोशिश हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे जो जानकारी अब तक मिली वो उसको मैंने आपको दिया। आपके पास भी कोई जानकारी है पालघर से संबंधित या आपके यहाँ कोई इस तरह की घटना होती है तो आप मुझे जरूर भेजें। लेकिन एक निवेदन मैं हमेशा करता हूं कि मुझे फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेज मत भेजा करें। हालांकि मैं उनको देखता भी हूं तो मैं उसको पुख्ता कर लेता हूं, तहकीकात कर लेता हूं। जैसे कल वो जो 44 सेकंड का वीडियो आया था, मुझे 2-3 लोगों ने वो भेज दिया और ये उम्मीद करते हुए भेजा कि मैं उसको उसी तरह से चला दूंगा। तो माफ कीजिएगा, मैं सामाजिक परिवार इसलिए नहीं बड़ा कर रहा हूं कि कोई भी अफवाह आएगी और उसको मैं आगे चला दूंगा। सच निकलेगा तो मैं उसका इंतजार कर लूंगा, खोजने का इंतजार कर लूंगा, तहकीकात करने का इंतजार कर लूंगा, प्रमाण जुटाने का इंतजार कर लूंगा। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी से मैं कुछ बोल दूं और उस पर फिर मुझे कुछ व्यू मिल जाए, कुछ लाइक मिल जाए, कुछ थोड़ा सा वायरल हो जाए। मुझे नहीं करना है। अगर ठीक जो सच मुझे समझ में आता है या ठीक बात पर वो वायरल हो जाता है वीडियो, तो मैं उस पर ज्यादा खुश होऊंगा और इसीलिए मैं सामाजिक परिवार की मदद भी चाहता हूं। अफवाहें फैलाने का जरिया ये मंच नहीं बनेगा। इस YouTube चैनल के जरिए कोई भी अफवाह नहीं फैलाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन सच होगा तो वो बोलूंगा, मैं उसमें नहीं डरूंगा कि आप मुझे कम्युनल टैग देते हैं या सेक्युलर टैग देते हैं, उसमें मैं जरा सा भी डरूंगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से हम कुछ अच्छी खबरों को, अच्छी एनालिसिस को, अच्छे जो तथ्यपूर्ण बातें हैं वो आप तक पहुंचे, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। और आपको जिनको लगता है कि ये बात उन तक भी पहुंचनी चाहिए तो उनको भी इसमें शामिल करा दीजिए। और देखिए, मैंने कहा ना कि 2 पालघर के मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य भी थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा होगा कि देश के किसी हिस्से में कोई खबर होगी और उसके लिए मैं सीधी बातचीत करके करूंगा। लेकिन बस एक ही आप लोगों से निवेदन है कि खुद जो जानकारी अच्छे से जुटा पाएं वही बताइए, अफवाह मुझे मत बताइएगा। ऐसा ना हो कि हम किसी गलत अफवाह को चला दें और उससे कुछ गड़बड़ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।